पीछे के वीडियो में हमने देखा स्वर संधि के परिभाषा पढ़ा और स्वर संधि के 2-3 उदाहरणों को। आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा एक उत्पन्न हुई होगी कि क्या स्वर संधि वहीं समाप्त हो जाता है? तो मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि स्वर संधि वहां पर समाप्त नहीं होता। स्वर संधि के और अब स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि को 8 भागों में बांटा गया है। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। स्वर संधि को 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं के बहुत सारे भेद हैं। लेकिन आधुनिक समय में ये 8 भेद जो पढ़ने होते हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो संस्कृत से अपने विषयों में अर्थात जिसे आज कल हम लोग बोलते हैं इंटर 10+2 जिसे बोलते हैं, तो ये 10+2 जो संस्कृत विषयों से करते हैं उनके लिए ये 8 भाषाओं 8 भेद को पढ़ना होता है। संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेदों को, उसमें बहुत सारे संस्कृत के सूत्र लगते हैं। तो हमें स्वर संधि के उतने भेद पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम कितने पढ़ेंगे? तो अभी केवल आप लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं वो स्वर संधि के मुख्य भेद जो हैं वो 7 भेद मुख्य हैं। उन 7 भेदों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें से भी जब पढ़ने की बारी आएगी तो आधुनिक युग में जो सीबीएसई से या बिहार बोर्ड के जो छात्र होते हैं उन्हें सीबीएसई में क्लास 9 तक 3 ही भेद पढ़ने पड़ते हैं: दीर्घ, गुण और वृद्धि। लेकिन बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्लास 9 तक में स्वर संधि के मुख्य 5 भेद जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। सीबीएसई में जो 5 भेद आपको पढ़ने पड़ते हैं वो क्लास 10 में पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन वही क्लास 9 में ही बिहार बोर्ड के बच्चों को स्वर संधि के 5 भेद पढ़ने पड़ जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे सीबीएसई के आधार पे आज जो स्वर संधि के भेद बताए गए हैं उन भेदों को हम लिखेंगे। पहले जो मैंने अभी चर्चा किया कि मुख्य स्वर संधि के भेद सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों ने 7 भेदों को स्वीकार किया है। तो बिहार बोर्ड में क्लास 10th में जाके 7 भेद पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन सीबीएसई में वहाँ पर भी 5 ही भेद पढ़ने पड़ते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे स्वर संधि के भेद। हमने ऊपर में लिखा स्वर संधि। ठीक, अब स्वर संधि के जो भेद 7 भेदों की चर्चा की गई है तो हम उसके बारे में लिखेंगे पहले इन ग्राफ के माध्यमों से।
इसमें पहला है दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा यण संधि। पांचवा अयादि संधि। छठा भेद पूर्वरूप संधि। और सातवां और अंतिम जो है वो है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति ही भाव संधि। एक है संधि इसमें पररूप संधि, जो स्वर संधि में ही आता है। तो अब हम अभी स्वर संधि के जो भेद बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जो माना गया है वो 7 भेदों की चर्चा की गई है। लेकिन संस्कृत से जो अध्यापक होते हैं या संस्कृत विषय से जो आचार्य करते हैं, ऑनर्स करते हैं या +2 करते हैं, उनके लिए ये 8 भेद पढ़ने अनिवार्य होते हैं। इससे और अतिरिक्त भी हैं। तो इनमें वर्ग 9 तक के बच्चों को जो पढ़ने पड़ते हैं वो पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण है, पांचवा अयादि, छठा पूर्वरूप और सातवां प्रकृति भाव। तो हम जहां तक पढ़ने की चर्चा कर रहे थे तो सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में क्लास 8 तक दीर्घ गुण वृद्धि ये संधि है। लेकिन बिहार बोर्ड में जब क्लास 9 में बच्चे जाते हैं तो उन्हें वहां संधि पढ़ जाती है और वो संधि वहां उन्हें पढ़ने पड़ते हैं यण और अयादि। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए तो आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो मुख्यतया पूछे जाते हैं वो क्लास 9 तक के बच्चों को दीर्घ, गुण और वृद्धि, यही 3 संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। यण अयादि संधि के प्रश्न जो हैं वो क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में वहां पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इनमें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, प्रकृति भाव संधि,
ये तो 7 संधियों की मैंने चर्चा की। तब दीर्घ संधि, पहला हम प्रश्न लेते हैं दीर्घ संधि। इसे कुछ जगहों पे दीर्घ स्वर संधि भी कहा जाता है। वहां पे आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ बुक में ऐसा देखने को मिलते हैं दीर्घ स्वर संधि, कुछ शिक्षक बंधु भी ऐसा लिखाते हैं। तो इनमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। दीर्घ स्वर संधि अर्थात ये भेद थे किसके, तो स्वर के ही भेद हैं। तो हम स्वर संधि ना लिखकर हमने लिखा यहां पे दीर्घ स्वर संधि, ना लिखकर लिखा दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में तो फिर ये काम कैसे होगा? सीधे जिस तरह से संधि का डिफिनेशन लिखाया गया, जिस तरह से स्वर संधि का डिफिनेशन लिखा दिया गया, क्या उसी तरह से लिखाने से काम होंगे या इसके कुछ सूत्र हैं? ये आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा। तो सबसे पहले हम ये आपको जानकारी दें कि जितने भी संधि हैं, सारे संधि के भेदों के अपने अपने अलग अलग सूत्र हैं। तो पहला हमने चर्चा किया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का पहला सूत्र जो इसका है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। पहला सूत्र मैंने लिखा है आपको अकः सवर्णे दीर्घः। ये है किसका? तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। ये कहते हैं, इसका संस्कृत में डिफिनेशन कहता है अकः सवर्णे च परे पूर्व पड़यो रेकः दीर्घ एक कादेशः स्यात्। अकः सवर्णे च परे पूर्व पड़यो दीर्घ एकादेशः स्यात्। अकः, अकः का अर्थ होता है अ या आ। अक प्रत्याहार, अकः का अर्थ हम अक प्रत्याहार लेंगे। तो जब हम अक प्रत्याहार की चर्चा करेंगे तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्याहार बनाने वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि अ, ई, उ, री, लड़ी, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। तो कहता है इन 5 वर्णों का सवर्ण, सवर्ण का अर्थ क्या है? समान वर्ण। तो अब अ का समान वर्ण तो ई हो नहीं सकता, या उ का समान वर्ण री नहीं हो सकता। तो इनके समान वर्ण क्या होंगे? तो अ का समान वर्ण जब भी होगा तो अ होगा, ई का समान वर्ण ई ही होगा, ह्रस्व उ का है तो इसका समान वर्ण ह्रस्व उ ही होगा, री का समान वर्ण री ही होगा, लड़ी का समान वर्ण लड़ी ही होगा। ठीक, तो ये 5 वर्ण हैं और इन 5 वर्ण का ये जो है ये समान वर्ण है। ये 5 वर्ण का समान वर्ण है। तो कहने का तात्पर्य ये यहां है कि पहले पद में के अंत में, यानी प्लस के चिन्ह से पहले, ध्यान देंगे, ये प्लस के चिन्ह के पहले ओ हो, फिर प्लस चिन्ह के बाद ओ हो। तो ये अ और अ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे कि पहले पद के अंत में भी आ होगा और दूसरे पद के आदि में भी आ होगा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पहले पद के अंत में आ होगा और दूसरे पद के आदि में भी आ होगा। तो आ और आ दोनों मिलकर क्या होंगे? तो आ ही होंगे, ना कि वहां कुछ परिवर्तित हो जाएंगे।
इसी तरह से क्योंकि समान वर्ण कहता है, फिर यहां पहले पद के अंत में ई, दूसरे पद के आदि में ई, तो यहां क्या हो जाएगा, तो दीर्घ ई हो जाएगा। फिर वही नियम, यदि यहां आपको पहले पद के आदि में ह्रस्व या दीर्घ ई मिले और दूसरे पद में भी ह्रस्व या दीर्घ ई मिले तो दोनों मिलकर दीर्घ ई ही होगा। समझ में आ रही है बात? यहां आप फिर देखेंगे ह्रस्व उ और ह्रस्व उ तो बराबर मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, और आगे फिर दीर्घ उ यदि होगा तो उन स्थितियों में दोनों दीर्घ उ मिलकर एक दीर्घ उ होगा। फिर री है तो री और री मिलकर री हो जाएंगे, लरी है तो लरी मिलकर लरी हो जाएगा। कहीं कोई परिवर्तन नहीं, समान वर्ण होना चाहिए। आ का ही समान वर्ण अ है, मात्राएं केवल परिवर्तित, मात्राएं बढ़ जाती है उच्चारण में। कहा गया है एक मात्रा भवेद ह्रस्वः, द्वे मात्रा भवेद दीर्घः, त्रिमात्रा पुलुतो गेयः। एक मात्रा से ह्रस्व की, दो मात्रा से दीर्घ की, और दो से अधिक मात्रा जहां लगते होंगे वहां पुलुत की, वहां पुलुत स्वर संधि होते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम में आगे अ है राम। वही बोलते हैं रमा, लास्ट में आ, मात्राएं बढ़ जाती है, समय बढ़ता है, आ रमा। और वहां कहेंगे यदि हम हे प्रभु या हे प्रभो, तो इन स्थितियों में हे फिर प्रभो मात्राएं पुलुत हो जाती है, अर्थात अधिक जोड़ देने पड़ते हैं। तो अब इन सब भेदों के बाद अकः सवर्णे दीर्घः, ये जो सूत्र है इसका डिफिनेशन पे हम यदि चर्चा करते हैं तो कहता है कि अक के बाद ये आप लिख लेंगे अर्थात अ ई उ री लड़ी के बाद ठीक ऐसा ही वर्ण ऐसे ही वर्ण अगले पद के आदि में मिले तो सवर्ण दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। उदाहरण पर हम देखेंगे, यथा मैंने आपके संधि का जब स्वर संधि का उदाहरण लिखाया था तो उसमें लिखाया था एक उदाहरण विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलयः। ठीक, अब विद्या, विद्या में आ, पहले पद के अंत में आ, और आलयः यानी दूसरे पद के आदि में आ। तो यहां क्या कहता है, तो मैंने आपको पहले लिखाया था कि आ प्लस आ भी रहेगा तो भी आ रहेगा, आ ही होगा। तो अब यहां सवर्ण कहता है तो यहां भी आ और यहां भी आ, दोनों सवर्ण हो गए और दोनों सवर्ण मिलकर एक आ हो गया, शब्द बन गया विद्यालय, विद्यालयः। कहीं दिक्कत? इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे देखने के लिए। यदि हम देखेंगे तो
एक और उदाहरण हम आपको यहां बता दें। भानु प्लस उदयः। भानु में यहां क्या है तो हरस उ, उदयः में क्या है तो हरस उ, सवर्ण हो गए और दोनों उ मिलकर एक दीर्घ उ का स्थान ले लिया, शब्द बन गया भानुदयः। पूरा शब्द बन गया भानुदयः। अब देखें एक और ई का देख लेते हैं। मुनि प्लस ईशः, ईशः में दीर्घ ई होता है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे उदाहरणों में। मुनि में हर्ष ई और ईशः में दीर्घ ई, तो ई और ई दोनों तो समान ही है, सवर्ण ही है, मात्राओं का केवल भेद है, इसलिए हर्ष और दीर्घ मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ ही होगा। तब क्या बनेगा मुनीशः। ठीक बन गया मुनीशः। अब इस तरह से कहीं पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली कक्षाओं में हम फिर मिलेंगे आपके साथ इसके कुछ और उदाहरणों को लेकर।